हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो पहला वर्ड है प्रिविलेंस। लास्ट में ई एन सी लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इसके कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स होते हैं, बहुत एग्जाम में आते हैं। पहला वर्ड है प्रेवलेंट। इसका एक सिनोनिम जो एग्जाम में बहुत बार आता है, यूबिक्विशियस। देन वी हैव रैम्पेंट, परवेसिव। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? एक और वर्ड आता है ओमनी प्रेजेंट। इन सारे के सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है, वो आपको सब जगह देखने को मिल जाएगी। ये सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसी का नाउन है प्रिवेलेंस, द कॉमननेस और वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ अ कंडीशन और डिसीज। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है। परवेसिवनेस सब जगह फैली हुई है, फ्रिक्वेंसी बहुत जगह फैली हुई है, डोमिनेंस है बहुत जगह फैली हुई है। एंटोनिम्स रेयरिटी है, ना के बराबर है। इनफ्रिक्वेंसी है, बहुत ना के बराबर है। अनयूजुअलनेस है, बहुत ना के बराबर है। इसके एंटोनिम्स क्या क्या? रेयर, सेल्डम। सेल्डम का मीनिंग क्या होता है? बहुत ना के बराबर कोई चीज़ होती है। फिर एडवर्ब फॉर्म्स में आते हैं बेयरली, स्केयर्सली, हार्डली। तो इसको भी एडवर्ब फॉर्म ही कर लेते हैं, रेयरली। तो ये सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव हैं। तो यहाँ से ग्रामर का क्वेश्चन आता है कि आपको नॉट भी लगा के दे देते हैं और ये सारे वर्ड्स भी लिख के दे देते हैं और पूछते हैं वहाँ पे क्या एरर है। तो हमेशा याद रखो कि ये वर्ड्स नेगेटिव हैं, तो इनके साथ नॉट या नो या नेवर नहीं लगाते। तो जो डायबिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा फैलती जा रही है, ये चिंताजनक है और बहुत ज़्यादा है ये अर्बन एरियाज़ में, शहरों में। किसकी वजह से? अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। नेक्स्ट वर्ड इज सिडेंट्री। लास्ट में ए आर वाई लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। बहुत सारे लोगों का सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? वो एक ही जगह बैठे रहते हैं, उनको हिलने का मन नहीं करता। ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत ही इनएक्टिव होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट बहुत कम होता है, डेस्क पे बंधे रहते हैं, स्टेशनरी होते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। स्टेशनरी मीन्स एक ही जगह बैठने वाला। जो दुकान होती है किताब कॉपियों की, उसको या इन सब आइटम्स को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी के आइटम्स बोलते हैं। ये NERY होता है, स्टेशनरी आइटम्स, जिसमें कॉपी, किताब, आपकी पेंसिल, आपकी बुक, ये सब आ जाते हैं। ये स्टेशनरीज जैसा कोई शब्द नहीं होता। सिमिलरली स्टेशनरीज जैसा कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि ये एडजेक्टिव फॉर्म है। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते। तो कहीं IES लगा हुआ है तो वो गलत है। फिर इनएक्टिव लोग कैसे होते हैं? इनएक्टिव लोग आपके स्लगिश होते हैं। कैसे होते हैं? लिथार्जिक होते हैं। कैसे होते हैं? स्लॉथी होते हैं। बहुत ही इनएक्टिव होते हैं। एंटोनिम्स एक्टिव हो गए, मोबाइल, मूवमेंट करने वाले, एनर्जेटिक। निम्बल भी कहते हैं। निम्बल में जो बहुत फ्लेक्सिबल हो, जो इधर से उधर होता ही रहता हो, एक जगह बैठ ना सकता हो। निम्बल, फ्लेक्सिबल। देन वी हैव वन मोर वर्ड, एजाइल, AGILE। इन सब का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। तो एक बैठे रहने वाला जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बड़ा कॉज है किसका? मोटापे का और डायबिटीज़ का। समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीवियस। लास्ट में OUS लग रहा है, एडजेक्टिव। एक वर्ड आपने सुना होगा, ग्रीफ। ग्रीफ शब्द का मीनिंग क्या होता है? दुख, सैडनेस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये शब्द आपका नाउन है। फिर एक और वर्ड आता है ग्रीवियांस। ये भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। ग्रीवियांस शब्द का मीनिंग क्या होता है? जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवियांस कमेटी होती है जो आपकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करती है। तो ग्रीवियांस मीन्स आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो कंप्लेंट्स हैं, वो आपके क्या है? ग्रीवियांसेस हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये दोनों नाउन फॉर्म है और ये एडजेक्टिव फॉर्म है। ग्रीवियस का मीनिंग क्या है? तीनों ही नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं, कोई भी पॉजिटिव टोन का शब्द नहीं है। तो ग्रीवियस मीन्स कोई चीज़, किसी ने बहुत खराब चीज़ कर दी आपके साथ, तो वो जो नेगेटिव चीज़ हुई है वो ग्रीवियस है, मतलब बहुत ही दुखद, बहुत ही गंभीर, सीरियस, सीवियर। डायर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कीजिए। डायर मीन्स वेरी सीवियर। एग्रेगियस बहुत ही खराब। फिर खराब के कुछ और वर्ड आते हैं। एक वर्ड आता है ग्रिम। ग्रिम का मीनिंग क्या होता है? सीरियस। फिर एक वर्ड आता है ग्रेव। ग्रेव शब्द का मीनिंग भी सीरियस होता है। इनफैक्ट ग्रेव वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं,
एक ग्रेव होता है कब्र, ग्रेवयार्ड कहते हैं कब्रिस्तान को, उस समय ये ग्रेव क्या होता है, नाउन होता है। और एक होता है ग्रेव, जो अभी हमने पढ़ा एडजेक्टिव फॉर्म। ग्रेव जब एडजेक्टिव होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, सीरियस। फिर और भी नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे ब्लेटेंट शब्द आ गया। ब्लेटेंट का मीनिंग क्या होता है, शेमलेस, बहुत ही खराब, नेगेटिव टोन का वर्ड है। फिर एक नेगेटिव टोन का वर्ड आता है सॉर्डेड। सॉर्डेड का मीनिंग होता है बहुत ही खराब, घिनौना, क्या कह सकते हैं, अटरली बैड, हद से ज़्यादा खराब, सॉर्डेड। तो ये सारे के सारे आपके नेगेटिव टोन के शब्द हैं। एंटोनिम्स क्या हो गया, माइनर है, ट्रिवियल है, मामूली सा है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो एक्सीडेंट की वजह से बहुत ही सिवियर, एक ग्रीवियस का एक और वर्ड लिख सकते हो, एक्यूट। एक्यूट शब्द का मीनिंग भी क्या होता है, सिवियर, बहुत ही सिवियर इंजरीज हुई बहुत सारे पैसेंजर्स को, बहुत सारे यात्रियों को। कोई चीज़ अगर इम्पेयर कर रही है, इसका मतलब वो आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपके लिए नेगेटिव है। इम्पेयर वर्ब है, एक्शन की बात करें तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ को वीकन कर रही है, डैमेज कर रही है, ख़राब कर रही है, डेटेरियोरेट कर रही है, हिंडर कर रही है, रोक रही है, अंडरमाइन कर रही है, मार कर रही है। मार का मीनिंग क्या होता है, स्पॉइल कर रही है, ख़राब कर रही है उस चीज़ को, तो इम्पेयर कर रही है। एंटोनिम्स अच्छा बना रही है, इम्प्रूव कर रही है, इन्हांस कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है, बोल्स्टर कर रही है, स्ट्रॉन्ग बना रही है, फोर्टिफाई कर रही है, स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो हद से ज़्यादा अल्कोहल पीना क्या करता है, कमज़ोर बना देता है हमारे माइंड की और हमारी बॉडी की एबिलिटीज़ को, कमज़ोर बन जाता है माइंड और बॉडी, किसकी वजह से, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने से। अगला वर्ड है इंटिमिडेटिंग। कोई चीज़ अगर आपको इंटिमिडेट कर रही है, इसका मतलब आपको डरा रही है, आपको धमका रही है, आपको डर फील हो रहा है उस चीज़ से, वो चीज़ क्या होती है, इंटिमिडेटिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं, फिर से वर्ब है। अब ये V1+ING है, तो V1+ING को तो हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। जब V1+ING को हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो इंटिमिडेटिंग क्या हो गया, कोई चीज़ जो आपको डराए, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दे। थ्रेटनिंग हो, डॉन्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मीनेसिंग हो, खतरे में डाले, आपको डराए। अच्छा, खतरे का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, पेरिल। पेरिल इज व्हाट, डेंजर। इसके सारे ही फॉर्म्स एग्जाम में आते हैं। पेरिलस इज व्हाट, डेंजरस। और खतरे में डालने को क्या बोलते हैं, इम्पेरिल करना। तो अगर कोई चीज़ आपको इम्पेरिल कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो आपको खतरे में डाल रही है। खतरे की बात करें तो एक वर्ड होता है जेपर्डी। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, लेपर्ड से। लेपर्ड एक चीता है, चीता की फैमिली का इंसान जानवर है जो बहुत खतरनाक है। तो जियोपार्डी मीन्स खतरा, डेंजर। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है, जियोपार्डाइज। इसका मतलब क्या होता है, खतरे में डालना। दैट इज व्हाट, पुट इन डेंजर। किसी चीज़ को क्या किया गया, खतरे में डाल दिया, इसका मतलब आपने उसको जेपर्डाइज कर दिया। एंटोनिम्स, कंफर्ट मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, रीअश्योरिंग, कॉन्फिडेंस दे रही है, एनकरेजिंग, अच्छा फील करा रही है, फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे, याद होंगे आप लोगों को। मिटिगेटिंग, एसुएजिंग, एलेइंग, पैसिफाइंग, प्लेकेटिंग, मॉलिफाइंग, रिलैक्सिंग, कामिंग। सब सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, अच्छा फील कराना। आजकल एक बहुत वर्ड है इन्हीं में से, इसी कैटेगरी में बहुत बार एग्जाम में आ रहा है, एले करना। एले करना इज व्हाट, मिटिगेट करना। मिटिगेट करना इज व्हाट, मॉलिफाई करना। सबका मीनिंग क्या है, रिलैक्स करना, दर्द को कम कर देना, परेशानियों को कम कर देना। तो इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने बोलना खतरनाक हो सकता है, मतलब आपको डर लग सकता है, आप नर्वस फील कर सकते हो, बहुत सारे लोग नर्वस फील कर सकते हैं। अगला वर्ड है लैप्सेस। लैप्सेस मीन्स कमियां कहाँ रह गई। तो लैप्सेस है मतलब कमियां हैं, कहीं कहीं मिस्टेक्स हैं, दे आर लैप्सेस। प्लूरल नाउन है भाई। फेलियर्स हैं, एरर्स हैं, हो सकता है केयरलेसनेस की वजह से आपने नज़र ना रखी हो, ध्यान ना दिया, उसकी वजह से क्या हुई, कमियां आ गई। मिस्टेक्स, एरर्स, ओमिशन में सब भूल गए, चीज़ों को आपने ओमिट कर दिया, हटा दी। एंटोनिम्स क्या हो गया, परफेक्शन है भाई, सब बढ़िया है, एक्यूरेसी है, करेक्टनेस है, कुछ गड़बड़ है ही नहीं। तो सिक्योरिटी में जो कमियां हुई इवेंट के दौरान, इसकी वजह से बहुत ही सीरियस सवाल उठ गए, किस चीज़ को लेके, कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, मैनेजमेंट कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो बहुत सारे सवाल उठे सिक्योरिटी में कमियों की वजह से। एक वर्ड होता है लैक्यूना। लैक्यूना शब्द का मीनिंग भी क्या होता है, गैप, कमी। इसका प्लूरल क्या होता है, लैक्यूने।
इसका मीनिंग क्या होता है? गैप्स। फिर मिस्टेक्स का, गलतियों का एक वर्ड आता है जैसे बोलते हैं स्नैग। स्नैग होता है टेक्निकल ग्लिच। टेक्निकल ग्लिच का मतलब क्या है? टेक्निकल प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? स्नैग बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में आता है। मिटिगेट अभी अभी पढ़ लिया। अभी मिटिगेट करना, सुकून देना, दर्दों को कम करना, बहुत ही पॉजिटिव टोन का शब्द है। तो अगर आप किसी चीज़ को मिटिगेट कर रहे हो मतलब आप उस दर्द को कम कर रहे हो, एलिविएट कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, ईज कर रहे हो, प्लैकेट कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो, एलिविएट कर रहे हो, दर्द को कम कर रहे हो। एंटोनिम बढ़ा दिया दर्द भाई, एग्रवेट कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, वर्सन कर दिया। एक और वर्ड एग्जासर्बेट कर दिया। क्या किया? दर्द को बढ़ा दिया। कुछ इडियम्स बहुत बार पढ़ लिया हम लोगों ने, याद हो गई होंगी अब तो आप लोगों को। क्या किया? नाइफ को टर्न कर दिया, मतलब दर्द को बढ़ा दिया। इंजरी हो रखी थी, ऊपर से डांट और दिया, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इंसल्ट टू इंजरी को ऐड किया मतलब दर्द को क्या किया? बढ़ा दिया। क्या बना? ऐड इंसल्ट टू इंजरी, दर्द को बढ़ा दिया। तो जो प्रॉपर प्लानिंग है वो रिस्क को कम कर देती है। किस चीज़ के रिस्क को कम कर देती है? जो नेचुरल डिजास्टर से एसोसिएटेड होते हैं। फिर और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अप्लाई सॉल्ट इन द वुंड, जले पर नमक छिड़क दिया, ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डाल दिया, फैन द फ्लेम्स, आग को हवा दे दी। इन सब का मीनिंग भी क्या होता है? दर्द को बढ़ा दिया। एस्केलेट हुई है कोई चीज़, अरे पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ये शब्द आपका वर्ब था। एस्केलेटेड है कोई चीज़, बढ़ी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हो। एस्केलेटेड है मतलब उसकी इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा हुआ है। इंटेंसिफाइड है, हाइटेंड है, एग्रावेटेड है। अभी एक वर्ड पड़ा, एग्जासर्बेटेड है, मीन्स बढ़ी हुई है। एंटोनिम्स कम हो रखी है, रिड्यूस हो रखी है, लेसन हो रखी है, डी एस्केलेट हो रखी है, ये सारे भी हो जाएंगे। मिटिगेट हो रखी है, रिड्यूस्ड हो रखी है, कम हो रखी है। तो जो टेंशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो बढ़ गई। किसके बाद बढ़ गई? अभी अभी जो बॉर्डर पे स्कर्मिश हुआ। स्कर्मिश का मीनिंग क्या है? जो लड़ाई हुई। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्कर्मिश, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो अभी अभी जो बॉर्डर पे लड़ाई हुई इसकी वजह से क्या हुआ? टेंशन बढ़ गई। अगला वर्ड है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग पॉजिटिव टोन में भी यूज़ हो जाता है और नेगेटिव टोन में भी यूज़ हो जाता है। कैसे यूज़ करते हैं इसको? एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। वैसे V1+ING भी है। तो ओवरवेलमिंग मीन्स हद से ज़्यादा। अब अच्छी चीज़ हद से ज़्यादा है तो पॉजिटिव टोन हो गया, ख़राब चीज़ हद से ज़्यादा है तो नेगेटिव टोन हो गया। तो कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा है मीन्स ओवरवेलमिंग है। एनॉर्मस, इमेंस, ओवर पावरिंग, हद से ज़्यादा। फिर कुछ वर्ड्स और होते हैं हद से ज़्यादा, जैसे एक वर्ड होता है कोलोसल है, बहुत ज़्यादा है। एम्पल अमाउंट में है। एम्पल मीन्स बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। एंटोनिम्स इनसिग्निफिकेंट है, ना के बराबर है, माइनर है, नेग्लिजिबल है, पेटी है, बहुत ही ना के बराबर है, ट्रिवियल है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इतना ज़्यादा जो रिस्पॉन्स मिला कैंपेन को, इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो क्या हो गए? चौंक गए। रिटेलिएटरी, मेरे करण और अर्जुन आएंगे और क्या करेंगे? रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएट वर्ब हो गया, रिटेलिएटरी उसका एडजेक्टिव हो गया। रिटेलिएटरी मीन्स बदला लेने वाला। एक्ट ऑफ रिवेंज, बदला लेना। वेंचफुल होना, रेट्रीब्यूटिव होना, एवेंचिंग, एवेंच करना मीन्स बदला लेंगे भाई, बदला, बदले की आग। एंटोनिम्स माफ कर दिया भाई, फॉरगिविंग है, पैसिफिस्ट, ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया। पैसिफिक क्वेश्चन सुना है? पैसिफिक, पैसिफिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पैसिफिक वर्ड का मीनिंग होता है रिलेटेड टू पीस, कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी, शांति में जीना है। तो वो इंसान कौन होता है जो शांति में जीता है? पैसिफिस्ट होता है। ये वर्ड कहाँ से बना? ये वर्ड भी बना आपका पैसिफाई शब्द से। अभी भी पैसिफाई वर्ड पढ़ा था, पैसिफाई, प्लेकेट, मिटिगेट मीन्स सुकून देना। तो पैसिफिस्ट मीन्स जो शांति दे। रिकॉन्सिलिएटरी, रिकॉन्सिलिएटरी का मतलब होता है वापस से शांति वाले रिश्ते स्थापित करना। पहले आपके रिश्ते अच्छे थे फिर खराब हो गए, अब आप वापस से रिश्तों को ठीक कर रहे हो, मतलब आप रिकॉन्सिलिएशन कर रहे हो, चीज़ों को वापस से ठीक कर रहे हो। तो जो मिलिट्री है उसने एक बदले की स्ट्राइक लॉन्च करी, मतलब उसने बदला लिया किसके बाद? एनिमी के अनप्रोवोक्ड अटैक के बाद। तो एनिमी को कोई भड़काया नहीं गया था, एनिमी ने अटैक किया तो पलट के मिलिट्री ने भी अटैक किया। अनप्रोवोक्ड मीन्स जिसको भड़काया ना गया हो। फ्रेजल वर्ब, दो मीनिंग होते हैं, टर्न इन,
या तो होमवर्क सबमिट कर दो या फिर सोने चले जाओ। टर्न ऑन, टर्न ऑन दी माइक्रोवेव, किसी चीज़ को स्टार्ट करना या फिर किसी के अंदर फीलिंग्स को बढ़ाना। वो ही टर्नड हिम ऑन, मतलब उसने उसके अंदर फीलिंग्स जगा दी। यूज़ फॉर, एक तो पता ही है किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना, यूज़ फॉर वही किसी चीज़ को एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करना। ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, तो डायरेक्टली यूज़ का ही मीनिंग है। रैप अप, लेट्स रैप अप नाउ। एक और वर्ड होता है वाइंड अप। वाइंड अप करो यार, रैप अप करो, वाइंड अप करो मीन्स खत्म करो यार। लेट्स एंड इट नाउ, इसको एंड करते हैं। लेट्स रैप, लेट्स वाइंड अप। ईडियम्स, लेंड एंड ईयर, भाई मुझे कान उधार पे दे दो। लेंड का मीनिंग क्या होता है? उधार देना। कान उधार पे दे दो भाई मेरे लिए, मुझे ध्यान से सुन लो। लिसन टू मी एम्पैथेटिकली, सॉरी सिंपैथेटिकली। सिंपैथेटिकली का मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हें मुझ पे दया आ रही है, मतलब मुझे भाई तुम्हारी दया की ज़रूरत है, तुम सुनो मुझे ध्यान से। ईयर के हमने और भी पढ़े, टर्न अ डेफ ईयर का मतलब क्या होता है? जल्दी से बता दो। अगर आप किसी के प्रति यू टर्न अ डेफ ईयर मीन्स आप उस इंसान को इग्नोर कर देते हो। कीप वंस नोन टू द नोज टू द ग्राइंड स्टोन, आप अपनी नाक को ग्राइंड स्टोन पे रख रहे हो, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हो, पूरे टाइम मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हो। टू वर्क वेरी हार्ड। स्टिक वंस नोज इन टू समथिंग, अपनी नाक अड़ाना किसी चीज़ में, मतलब किसी के काम में इंटरफेयर करना, बीच में आना। टू इंटरफेयर इन समवन एल्सेस बिजनेस, किसी और के काम में आप टांग अड़ा रहे हो। हिंदी में बोलते हैं टांग अड़ाना, इंग्लिश में बोलते हैं नाक लेके आना। पुट योर फुट इन द माउथ, आपने अपना पैर अपने मुंह के अंदर रख लिया, मतलब आपने इतना खराब बोला कि आप खुद ही शर्मिंदा हो गए। टू से समथिंग एम्बैरेसिंग और इनएप्रोप्रिएट, मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ बोल दी आप खुद शर्मिंदा हो गए, है ये मैंने कैसे बोल दिया। ऐसा हो गया कि पैर ही मुंह के अंदर ले लो, मतलब बहुत ही ख़राब चीज़ आपने बोल दी, एम्बैरेसिंग चीज़, शर्मिंदगी वाली चीज़। आई कांट हेल्प यू, माई हैंड्स आर टाइड, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बंधे हुए का मतलब क्या है? मैं कुछ कर ही नहीं सकती इसमें, मैं कोई मदद कर ही नहीं सकती इसमें, बिकॉज माई हैंड्स आर टाइड। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? एवरीवन, चलिए आ जाते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल है ग्रोइंग एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? इसमें रूट वर्ड है एपी और दूसरा रूट वर्ड है डेमो। डेमो का मीनिंग होता है पीपल और एपी का वैसे मीनिंग होता है आउटर लेयर। यहाँ पे एपिडेमिक का पूरे का मीनिंग क्या है? कोई बीमारी जो बहुत बड़े लेवल पे फैल चुकी है। तीन वर्ड्स होते हैं, एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है छोटे स्केल में बीमारी फैली है, एक ही एरिया में है। एपिडेमिक का मतलब होता है बहुत बड़े एरिया में बीमारी फैल गई है। और तीसरा वर्ड आता है पेंडेमिक, इसका मतलब होता है सब जगह बीमारी फैल गई है। रूट वर्ड्स तीन थे, एपी, दूसरा वर्ड है एंडो, एंडो का मीनिंग होता है इनर, और पैन, पैन का मीनिंग होता है ऑल। तो अभी सिर्फ एरिया के अंदर है एंडेमिक, जब वो बाहर भी निकल गई तो एपिडेमिक, और जब वो सब जगह फैल गई तो पैंडेमिक। ऐसे ये तीन वर्ड्स बनाए गए। आज हम डायबिटीज़ की और इंडिया की बात करने वाले हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन, सभी लोग रीड करेंगे। पढ़ लिया सभी ने? चलिए, अभी अभी पता है मैंने एक मैसेज पढ़ा एंड आप लोगों को शेयर करी, इतनी खुशी हुई वो पढ़ के। अभी एक बच्चे का आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था तो उसका ही मैसेज आया हुआ था, मैं आपको शेयर भी करूँगी कि मैम इंटरव्यू हो गया, बहुत अच्छा हुआ, और मैंने इंटरव्यू में आपका नाम भी जिक्र किया तो पैनल ने बोला हाँ सुना है उन मैम के बारे में। तो
बहुत अच्छा लगा, मतलब इस चीज़ को लेके कि चलो बैंक के जो पैनल है, जो चीज़ें हैं वो मतलब जानते हैं हमें भी, हम टीचर्स को भी, एंड बहुत बड़ी बात है ये। चलो आ जाते हैं पैसेज पे। फ्रॉम अराउंड 200 मिलियन इन 1990, 200 मिलियन थे 1990 में, द नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज़, जितने लोगों को डायबिटीज़ है, हैज़ क्वाड्रुपल्ड, ये 4 गुना हो चुका है ग्लोबली, पूरी दुनिया भर में। टू ओवर, ये 800 मिलियन क्रॉस कर चुका है इन 2022, 2022 में। वाइल द ग्लोबल डायबिटीज़ प्रेवलेंस, जो दुनिया भर में जो डायबिटीज़ प्रेवलेंस मीन्स फैली हुई है इन एडल्ट, बड़े लोगों में, रोज फ्रॉम, ये बढ़ गई 7% से ये 14% चली गई बिटवीन 1990 एंड 2022। तो 1990 से 2022 के बीच में ये 7% बढ़ी, जबकि 1990 से 2022 के बीच में, एक सेकेंड, तो ये डेटा क्या है, एज इन डेटा रिलीज इन द लैंसेट ऑन नवंबर 13 को ये डेटा आया। तो इसने क्या बोला, दुनिया भर में जितने लोगों को डायबिटीज़ है वो 200 मिलियन से 800 मिलियन हो गए, और जो दुनिया भर में डायबिटीज़ फैली हुई है, अगर सिर्फ एडल्ट की बात करें तो वो 7% से 14% बात हो, तो नंबर ऑफ पीपल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन अगर एडल्ट की बात करें तो 7% से 14% हो गई। ठीक है। एट 212 मिलियन, इंडिया में कितने लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, 212 मिलियन लोग हैं। इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज, सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में ही हैं। एज अगेंस्ट चाइना, अगर चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में कितनी फैली हुई है डायबिटीज़, 148 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है। इंडिया हैज़ ऑल्सो टॉप द लिस्ट ऑफ कंट्रीज, इंडिया ने उस लिस्ट को भी टॉप किया है जिसमें 133 मिलियन पीपल हैं ओवर द एज ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल की उम्र से ऊपर, जिनको डायबिटीज़ है, विद अनट्रीटेड डायबिटीज़, जिनकी डायबिटीज़ ठीक नहीं है, एज अगेंस्ट 78 मिलियन इन चाइना। तो इस नंबर को भी इंडिया ने टॉप किया। ऐसे ही नंबर इंडिया क्यों टॉप करता है भाई, कि खराब वाले नंबर ही क्यों टॉप होते हैं, बीमारियां सबसे ज़्यादा है, गरीबी सबसे ज़्यादा है, इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा है, वाई? वन रीज़न, एक जो कारण है फॉर द स्टीप, स्टीप का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही एक्यूट, मतलब बहुत ही तेज़ी से बढ़ना, स्टीप। तो जो इतना तेज़ बढ़ने का जो कारण है कि इतनी तेज़ बढ़ा है इन द नंबर ऑफ दोज, वो उनका नंबर जिनके पास डायबिटीज़ है, वॉज द मेथडोलॉजी। तो एक कारण है कि क्या मेथड यूज़ किया गया पूलिंग करने के लिए, लोगों को लेने के लिए, लोगों को कलेक्ट करने के लिए, लोगों से डेटा निकालने के लिए और डेटा को एनालाइज करने के लिए। वो लोग जिनकी दवाई चल रही है किसकी, डायबिटीज़ की, और हैविंग या फिर उनका जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है, डायबिटीज़ भी दो तरह की होती है ना, एक फास्टिंग वाली डायबिटीज़ होती है सुबह सुबह नापते हैं, एक होती है डायबिटीज़ जो खाने के बाद नापते हैं। तो जो फास्टिंग वाली डायबिटीज़ जो सुबह सुबह जो नापते हैं, जिनका वो 7.0 ये जो यूनिट है इससे ज़्यादा है, या फिर जिनका H1A1C 6.5% से ज़्यादा है, तो इस तरीके से डायबिटीज़ को नापा गया कि कितने लोगों के अंदर डायबिटीज़ है। अनलाइक अर्लियर स्टडीज़, पहले की स्टडीज़ में क्या होता था, दैट मोस्टली रिलाइड ऑन, जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे थी, रिलाइड ऑन मीन्स डिपेंडेंट होती थी एलिवेटेड फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज की, उसमें सिर्फ फास्टिंग वाली को ही चेक किया जाता था, या फिर एक ही बायोमार्कर का डेटा था, एक ही डेटा पॉइंट से चेक किया जाता था। ऐसा पहले होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो एनालिसिस हुआ, जिसको किसने किया, एनसीडी रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन से किया गया, सपोर्ट दिया किसने, विद सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने सपोर्ट भी दिया। इसमें वो लोग भी इंक्लूड हुए जिनका या तो फास्टिंग वाला ज़्यादा था, या फिर जिनका हीमोग्लोबिन H1A1C जिसकी फुल फॉर्म है वो बढ़ा हुआ था। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या है कि भाई इंडिया टॉप कर रहा है, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस वहाँ पे हैं, एडल्ट में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वहाँ पर है, चाइना पीछे है। और हो सकता है ये इंक्रीज भी इसलिए भी हुआ हो क्योंकि मेथड चेंज हो गया डायबिटीज़ को कैलकुलेट करने का, कितने लोगों को डायबिटीज़ है। पहले सिर्फ एक ही पैरामीटर के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता था कि इन लोगों को डायबिटीज़ है, लेकिन इस बार 2 पैरामीटर्स लिए गए। समझ आया पैसेज सभी को, एवरीवन? चलो अब थोड़ी थोड़ी सी ग्रामर करेंगे, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बता दो। एक तो इस हैज़ वर्ब की सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों आई है, पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से ये है। दूसरा, ये रोज़ का मतलब क्या है और रोज़ का सब्जेक्ट क्या है। तीसरा मेरा जो क्वेश्चन है, ये 133 मिलियन क्यों लिखा हुआ है, मिलियंस क्यों नहीं लिखा हुआ। एक मुझे अनट्रीटेड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, वॉज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, पूलिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो।
एक इंक्लूडेड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो और एक पार्सिंग कर लेते हैं। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पार्सिंग कर लेते हैं। चलिए, फ्रॉम प्रेपोजिशन हो गया, अराउंड यहाँ पे एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, 200 एडजेक्टिव हो गया, मिलियन नाउन हो गया, इन प्रेपोजिशन हो गया, 1990 नाउन हो गया, द आर्टिकल हो गया, नंबर नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, पीपल नाउन हो गया, विद प्रेपोजिशन डायबिटीज नाउन, हैज वर्ब, क्वाड्रुपल्ड वर्ब, ग्लोबली एडवर्ब, टू आपका प्रेपोजिशन है, ओवर फिर से यहाँ एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, 800 एडजेक्टिव हो गया, मिलियन नाउन हो गया, इन प्रेपोजिशन 2022 नाउन, वाइल कंजंक्शन, द आर्टिकल, ग्लोबल एडजेक्टिव, diabetes noun, prevalence noun, in preposition adults noun, rose verb, from preposition 7% noun, to preposition 14% noun, between preposition 1990 noun and conjunction 2022 noun, as यहाँ पे adverb का रोल प्ले कर रहा है, in preposition, data noun, released verb, in preposition the Lancet, पूरा का पूरा नाम है नाउन, वैसे द आर्टिकल है, लैंसेट नाउन है, जबकि पूरा नाम है तो पूरा ही नाम नाउन हो गया, ऑन प्रेपोजिशन November 13, पूरा का पूरा नाउन। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? अच्छा, अगला क्या था? रोज का सब्जेक्ट क्या था? रोज का सब्जेक्ट था कौन सी चीज बड़ी है? प्रिविलेंस बड़ा है, तो रोज का सब्जेक्ट था प्रिविलेंस। दूसरा हैज का सब्जेक्ट क्या था? द नंबर ऑफ पीपल। द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आता है। आई होप सभी को ये बात पता है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एक बार रेफर कर लेना। रोज जो है राइज की सेकेंड फॉर्म है, राइज, रोज, रिजन। राइज का मीनिंग होता है उठना या बढ़ना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। नंबर यूनिट नाउन है, इसलिए यूनिट सिंगुलर है। अनट्रीटेड डायबिटीज नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव है, अनट्रीटेड एडजेक्टिव है। वॉज का सब्जेक्ट है वन रीजन, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, वॉज का सब्जेक्ट था रीजन, सिंगुलर था इसलिए वॉज आया। पूलिंग यहाँ पे कुछ नहीं, V1 + ING ही है, डेटा को पूल करना है, एक्शन की बात हो रही है, V1 + ING है, कोई नाउन वाउन नहीं है। इंक्लूडेड का सब्जेक्ट क्या था? ये द एनालिसिस, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसका सब्जेक्ट था एनालिसिस। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? आई होप मैनी ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे। पढ़ लिया सभी ने? चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट, अगर हम ध्यान में रखें, किस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें? टेकिंग इनटू अकाउंट का मीनिंग होता है मद्देनजर रखना। अगर हम ध्यान में रखें कि जो बड़ा हुआ लोगों का फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है, तो मतलब जो लोगों की डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, अलोन विदाउट, सिर्फ इसको ही लें, विदाउट इंक्लूडिंग दोज विद एलिवेटेड ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ये सारे साइंटिफिक टर्म्स हैं कि हम सिर्फ इसको लें और इसको ना लें, तो स्टडी बताती है कि इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ है उनको मिस आउट कर देते हैं, मतलब उनका डेटा हम कलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है, ये ठीक होता है, ये बढ़ा हुआ होता है, पर्टिकुलरली ज़्यादातर कहाँ पे? साउथ एशिया में। दैट डायबिटीज़ की, जो डायबिटीज़ का जो प्रिवलेंस है, जो बीमारी फैली हुई है इंडिया में, हैज़ इंक्रीज्ड, ये बढ़ गया है इन द लास्ट 3 डेकेड्स, पिछले 30 सालों में, इज़ बियॉन्ड डाउट, ये डाउट के परे है, मतलब इस पर कोई भी डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। इवन इफ दी, हालांकि जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, एब्सोल्यूट में जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं, जो टोटल नंबर्स हैं, उनके ऊपर अभी भी डाउट है, कंटेस्टेड है, मतलब उनके ऊपर डाउट है, कॉन्फ्लिक्टेड है।
वाइल कंजम्पशन, जो हम खाना खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड जो हम खाना खा रहे हैं, मतलब अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, पर्टिकुलरली मेनली हम इतना हाई कैलोरी फूड ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा कैलोरी अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, रिच इन जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सैचुरेटेड फैट है, एक सीडेंट्री, सीडेंट्री मीन्स बैठने वाला, हमारा लाइफस्टाइल पूरे टाइम बैठने वाला हो गया है। तो ये जो मेजर मेजर मीन्स सबसे बड़े, ये जो सबसे बड़े कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं डायबिटीज़ के लिए। फिर जो रोल है टोबैको का, तंबाकू का जो रोल है डायबिटीज़ को कॉज करने में, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं डाला गया। अकॉर्डिंग टू अ नवंबर 2023 WHO रिपोर्ट, एक नवंबर 23 की WHO रिपोर्ट के हिसाब से देयर इज ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ, बहुत सारा एविडेंस है, मीन्स सबूत है। तो WHO की रिपोर्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा सबूत है दैट सिगरेट स्मोकिंग, कि सिगरेट की स्मोकिंग जो है रेस करती है, किस चीज़ को बढ़ा देती है, द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़, डायबिटीज़ बढ़ने की रिस्क बढ़ जाती है बाय 30% टू 40%, 30 से 40%, कंपेयर्ड विद, अगर हम इसको कंपेयर करें उन लोगों के कंपैरिजन में जो स्मोक नहीं करते हैं। निकोटीन जो कि एडिक्टिव सब्सटेंस है, एडिक्टिव में जिसकी लत पड़ जाती है निकोटीन की, तंबाकू के अंदर जो एडिक्टिव सब्सटेंस है, इम्पेयर, ये कमज़ोर बना देता है फंक्शन, किस चीज़ के फंक्शन को, एंड अमाउंट, जितना इंसुलिन बन रहा है और जो जो उसका काम है वो कमज़ोर हो जाता है, जो ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स, इंसुलिन बनाने वाली सेल्स कमज़ोर हो जाती हैं, देयर बाय मीन्स एज अ रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है अफेक्टिंग, इसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रोडक्शन का जो रेगुलेशन है वो ख़राब हो जाता है, विच टुगेदर जो साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसकी शुरुआत में, डायबिटीज़ को शुरू करते हैं। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया यही था कि चलो लोगों का बैठने वाला लाइफस्टाइल है, खाना बहुत ख़राब खा रहे हैं, फैटी फैट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ये सारे तो कारण हैं ही इंडिया में बढ़ती हुई डायबिटीज़ के। एक कारण टोबैको भी है, टोबैको के अंदर जो निकोटीन होता है, जो एडिक्टिव होता है, वो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, उन सेल्स को ख़राब कर देता है, उनका फंक्शन ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रोडक्शन ठीक नहीं हो पाता या ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डायबिटीज़ शुरू हो जाती है। Last paragraph for all. हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, निकोटीन ऑल्सो इंड्यूसेस, निकोटीन किस चीज़ को भी पैदा करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी में, बॉडी इंसुलिन बहुत ज़्यादा नहीं रख पाती है। अनदर फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। बिसाइड्स, किसके अलावा, शार्पली लोअरिंग द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, चलो डायबिटीज़ का रिस्क तो कम होगा ही होगा, किस चीज़ से, टोबैको को अवॉइड करने से, इन ऑल फॉर्म, साथ के साथ अगर आप टोबैको को अवॉइड करते हो, तम्बाकू नहीं खाते हो, तो ये एसोसिएटेड है विद अ रिड्यूस रिस्क, कम हो जाएगा रिस्क कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का, हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का, आपकी कार्डियोवास्कुलर बीमारियों का, एंड मोर्टेलिटी और डेथ का रिस्क कम हो जाएगा, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ, मौत का रिस्क कम हो जाएगा उन लोगों के अंदर जिनको डायबिटीज़ है। तो तंबाकू छोड़ना ही चाहिए। द रोल ऑफ मैनेजिंग गेस्टेशनल डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है, आपको बर्थ से ही डायबिटीज़ है, तो उसको मैनेज करना इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ बोथ मदर एंड चाइल्ड, मदर के अंदर भी और चाइल्ड के अंदर भी, मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो गई डायबिटीज़, तो उसको मैनेज करने का जो रोल है, और जो बच्चा है जिसको डायबिटीज़ होती है बट लेटर डेट पे होती है, इसके भी और ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकते, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट नहीं बता सकती मैं इसको, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई गेस्टेशनल डायबिटीज़ को भी मैनेज करना है, कि भाई उस बच्चे के अंदर डायबिटीज़ इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने उल्टा सीधा खाया, वो बच्चे के अंदर डायबिटीज़ अपनी मदर से ट्रांसफ़र हुई थी जब उसका बर्थ हो रहा था, तो उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। 133 मिलियन लोग हैं इंडिया में जो कि अनडायग्नोस्ड है, अनडायग्नोज में सभी तक उन्होंने टेस्टिंग ही नहीं कराई है डायबिटीज़ की और उनके अंदर डायबिटीज़ है। इंडिया हैज़ टू रैपिडली, इंडिया को तेज़ी से स्केल अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, डायग्नोसिस मतलब टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा, टू मीट द, जिससे कि 2030 का हम WHO का टारगेट मीट कर पाएँ डायबिटीज़ का,
क्या टारगेट है कि 80% लोगों के को जिनको डायबिटीज़ है उनकी टेस्टिंग हो जाए, उनको पता लग जाए उनको डायबिटीज़ है, और 80% लोग जिनके को पता लग चुका है कि डायबिटीज़ है उनके ऊपर अच्छा कंट्रोल हो ग्लाइसीमिया का, वो अपनी डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ, डायबिटीज़ को लिमिट में रख पाए, ग्लूकोज लेवल्स को लिमिट में रख पाए। तो ये WHO का कह सकते हैं टारगेट है जो हमको मीट करना है। टोबैको को अवॉइड करना है। टोबैको की वजह से बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं। जिनको डायबिटीज़ है उनको अपने डायबिटीज़ को मैनेज अच्छे से करना है। पैसेज समझ में आया? इंफॉर्मेटिव थी, अ सेंस ऑफ अर्जेंसी था ऑथर की टोन में। ऑथर की टोन में क्या था? अ सेंस ऑफ अर्जेंसी था कि भाई तुरंत की तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सजेशन भी था कि भाई टोबैको मत खाओ, सजेस्टिव भी टोन थी। क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को मैनेज करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए। आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन की हेल्प से भी कर सकते हो कि इसके बारे में बात नहीं हुई है, इसके बारे में बात नहीं हुई है, ये बात हुई है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डायबिटीज इन द मदर बट नॉट इन द चाइल्ड। मदर के अंदर डायबिटीज का रिस्क कम हो जाएगा ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। इट हेल्प्स प्रिवेंट इमीडिएट पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस, की बर्थ के बाद के कॉम्प्लिकेशंस तुरंत के तुरंत वाले कॉम्प्लिकेशंस खराब हो जाएंगे, नहीं। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ बोथ द मदर एंड चाइल्ड डेवलपिंग डायबिटीज़ लेटर। तो अगर हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ को अच्छे से मैनेज करेंगे तो मदर का रिस्क तो कम होगा ही होगा, और बच्चे को जो जिसको बाद में डायबिटीज़ होने वाली है उसका भी रिस्क कम होगा। सही बात है, मैनेजमेंट करेंगे तो रिस्क कम होगा। इंसुलिन का नीड ही एलिमिनेट हो जाएगा ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। आंसर इज व्हाट? सी। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द मेन चैलेंजेस कौन से हैं जो इंडिया फेस करता है टारगेट को अचीव करने में? एक मेन चैलेंज क्या है कि भाई डायग्नोसिस ही नहीं हो रखा, टेस्टिंग ही नहीं हो रखी, मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, अवेयरनेस की कमी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, दवाइयों की कमी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, अनडायग्नोज डायबिटीज़ केसेस बहुत सारे हैं, तो टेस्टिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो टोबैको यूज़ को लिंक करता है डायबिटीज़ की शुरुआत से? तो टोबैकोस में क्या होता है? निकोटीन होता है। निकोटीन से क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो बीटा सेल का फंक्शन खराब हो जाता है। आंसर इज बी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में? चलिए आ जाते हैं स्किमिंग पे। अब स्किमिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से रीड करेंगे, ऊपर ऊपर से रीड करेंगे, ओवरऑल मेन आइडिया समझेंगे। तैयार है सभी लोग? एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया हुआ है। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस सेशन। मिसिंग अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा। इजराइल और सिक्योरिटी की जो कमियां हुई अक्टूबर 7 की, उसके बारे में बात करते हैं। लैप्सेस मीन्स कमियां। चलिए स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं मेन आइडिया क्या कह रहा है। 13 महीने हो गए इसराइल की लड़ाई गाज़ा पे जब शुरू हुई थी। बहुत सारा फलस्तीनियन की जो एनक्लेव था, जो रहने की जगह थी, सब डिस्ट्रॉय हो गई। जो अभी वॉर हुई है, जो हमास के अक्टूबर 7 के अटैक से ट्रिगर हुई थी, ये अब वेस्ट एशिया में भी फैल गई है। इसराइल ने लेबनान पे अटैक किया, इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पे अटैक किया। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि उनकी कंट्री सर्वाइवल के लिए लड़ रही है और वो वॉर को तब तक अंत नहीं करेंगे जब तक उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो जाते। वो लगातार लड़ाई कर रहे हैं, उनकी बुराई की जा रही है लेकिन कि उनके सिक्योरिटी फेलियर्स थे। ये बहुत बड़े बड़े क्लेम तो कर रहे हैं कि सब कुछ इनकी नज़र में हुआ, कि इसराइल के ऊपर सबसे गंदा अटैक हुआ है 1948 के बाद से। लेकिन जिस ईयर उसी ईयर जिस ईयर वो स्टेट क्रिएट हुआ था 1948 में, अब तक ना ही मिस्टर नेतन्याहू ना ही जो ये हैं गैलेंट जी, इन्होंने जिम्मेदारी ली है सिक्योरिटी फेलियर्स की। प्राइम मिनिस्टर ने लगातार इस बात को मना किया है कि इनको कोई ऐसी कोई नॉलेज कॉन्स्टेंटली कि इनको पहले बताया गया था हमास के अटैक के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ साफ मना कर रहे हैं कि हमको हमास के अटैक के बारे में कुछ नहीं पता था। तो बेसिकली मेन आइडिया सिर्फ यही है कि अक्टूबर 7 को जो लड़ाई चली थी वो आज भी चल रही है।
2023 से 2024 में आ गए और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि इतनी लंबी लड़ाई चली क्यों। इसराइल की सिक्योरिटी में कुछ कमियां थी क्या कि हमास ने उस पर अटैक कर दिया इतना ज़्यादा? क्या उनको पता नहीं था हमास के अटैक के बारे में? डाउट्स ही डाउट्स हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस लड़ाई चली जा रही है। और मिस्टर नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं लड़ाई तब तक ख़त्म नहीं करूँगा जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। नेक्स्ट पैसेज स्किमिंग करेंगे सभी लोग। और मेन आइडिया बताएंगे। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई वो ये कह रही हैं कि उनके जो साथी थे उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि उन्होंने एक कॉल की डिटेल्स बता दी हैं जो उनको मिली थी उनके मिलिट्री सेक्रेटरी से अक्टूबर 7 को। तो मतलब ऐसा शक किया जा रहा है कि हो सकता है कि अक्टूबर 7 को मिस्टर नेतन्याहू को पता चल गया हो कि अटैक होने वाला है। गैन गिल जिन्होंने अपनी पोस्ट को मई में छोड़ दिया, उन्होंने कंप्लेन की है अटॉर्नी जनरल को कि जो कॉल डिटेल्स है उनको चेंज किया जा रहा है। उन्होंने वार्निंग भी दी है कि उन्होंने वार्निंग दी थी कि मिलिटेंट्स तैयारी कर रहे हैं इसराइल को अटैक करने की। जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर और भी बहुत सीरियस इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया, कन्वर्सेशंस के ट्रांसक्रिप्ट्स को लीक कर दिया, जिन लोगों के पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इस इन्वेस्टिगेशन का टारगेट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन एक पैटर्न है जो दिख रहा है कि सारा का सारा क्या है, प्राइम मिनिस्टर की रेपुटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। इसराइल जो कि सिक्योरिटी स्टेट है उसके अंदर कल्चर है कि वो कोई भी सिक्योरिटी की कमी होती है तो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। गोल्डा मेयर जो कि लेबर प्राइम मिनिस्टर थे इस लड़ाई के दौरान, उनको रिज़ाइन करना पड़ा था 1 साल के अंदर, किसके कि इजिप्ट ने जो सरप्राइज अटैक किया था अक्टूबर 1973 में। तो बेसिकली मेन आइडिया यही है कि क्या बेंजामिन जी की ने गलती कर दी, उनको पहले से पता था कि हमें हमास अटैक करने वाला है और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी अच्छी नहीं करी, स्ट्रांग नहीं की। तो ऐसे इल्ज़ाम उन पर लग रहे हैं कि कोई कॉल आई थी उनके पास, उनको वार्निंग मिली थी कि ऐसा अटैक होने वाला है, लेकिन उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में कमी छोड़ दी जिसकी वजह से अटैक हो गया। अब जो इसराइल है वो ऐसी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेता है। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि एक सरप्राइज अटैक हुआ था, तो उनके उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 1 साल के अंदर रिज़ाइन कर दिया था। तो क्या बेंजामिन जी को भी रिज़ाइन कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? हालांकि वो साफ मना करेंगे मुझे ऐसी कोई कॉल नहीं आई थी, मुझे ऐसी कोई वार्निंग नहीं मिली थी, बट सच्चाई क्या है वो नहीं पता है। लास्ट पैराग्राफ फॉर ऑल। आप ना वीडियो को पॉज करके भी स्किम कर सकते हो बेटा, अगर आपसे स्किमिंग नहीं हो रही है आप वीडियो को पॉज करो, स्किम करो और फिर वीडियो को प्ले करो। वॉर ने इनकी रेपुटेशन भी ख़राब कर दी थी, ये वाली पार्टी भी फिर ग्रो कर गई थी। तो फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, क्या क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई। तो उस समय क्या हुआ था, इस वॉर की वजह से उस समय के प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ गया था, उनकी पार्टी की वैल्यू ख़त्म हो गई थी, एक नई पार्टी बढ़ गई थी। तो ऐसा मिस्टर नेतन्याहू के साथ ना हो, उनको पता है, इसलिए वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे। वो कह रहे कोई सिक्योरिटी फेलियर नहीं था मेरी तरफ से। अगर वो ये बस बात को मान गए ना कि मेरी तरफ से सिक्योरिटी फेलियर था, मुझे वार्निंग मिल गई थी पहले ही, तब भी मैंने एक्शन नहीं लिया, तो लोग उनको टिकने नहीं देंगे, उनको रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। बट इसराइलीज को खुद से पूछना चाहिए, क्या वो मिस्टर नेतन्याहू की लीडरशिप के अंदर सिक्योर फील कर रहे हैं? एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या कमियां रह गई कि अक्टूबर 7 का अटैक हो गया इसराइल पे, और जो भी लोग जिम्मेदार हैं सरकार में, मिलिट्री में और इंटेलिजेंस में, उन सबकी जिम्मेदारी आनी चाहिए। ये ज़रूरी है जिससे कि एक और अटैक ऐसा ना हो इसराइल पे। मेन आइडिया क्या है, वही ऑथर क्या कह रहे हैं कि भाई जिसकी जिम्मेदारी है वो सामने आओ ना। क्यों हुआ अक्टूबर 7 का अटैक, क्यों इतने सारे लोग मारे गए, कहाँ कमी थी, किसकी वजह से कमी थी, ये चीज़ सामने आनी चाहिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। समझ में आया पैसेज? चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस। ऑथर ने क्या सजेशन दिया? ऑथर ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन करो, पता लगाओ कि ऐसी कोई कॉल आई थी या नहीं आई थी, इन लोगों को पता था या नहीं पता था, इन्होंने सिक्योरिटी में कमी छोड़ी या नहीं छोड़ी। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा पैटर्न विजिबल है सारे मिस्टर नेतन्याहू के जो साथी हैं जो बातें कर रहे हैं उसमें क्या पैटर्न है? पैटर्न यही है कि वो प्राइम मिनिस्टर की रेप्यूटेशन को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की रेप्यूटेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनके ऊपर कोई उंगली ना उठ जाए। तो बोल्स्टर मीन्स वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की रेप्यूटेशन को। आंसर इज बी। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। चलो मैच द कॉलम्स का आंसर देंगे।
लेंड एन ईयर, किसी को सुनना। कीप वंस नोज टू द ग्राइंडस्टोन, बहुत मेहनत करना। स्टिक वंस नोज इनटू समथिंग, टांग अड़ाना, नाक अड़ाना, बीच में इंटरफेयर करना। पुट योर फुट इन योर माउथ, बहुत एम्बारेस हो जाना, बहुत ऐसी बात कर देना जो शर्मिंदगी से आपको भर दे। हैंड्स आर टाइट, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कोई मदद नहीं कर सकती। CEABND स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी हर हालत में पूरी करनी है। तो मेक श्योर करो कि सब के सब कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे। जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। यस, जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक, टॉपिक वाइज क्लासेस लेना चाहते हैं, कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, वो आज ही यस ऑफिसर पे जाके निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स क्लासेस में आ रहे हैं रेगुलरली। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप उनसे बहुत पीछे रह जाओगे। कंपटीशन में आना है, सिलेक्शन लेना है, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो क्लासेस तो करनी ही करनी पड़ेगी। एडिटोरियल और परफेक्शन की क्लासेस की एक हैबिट बना लो। रोज़ मुझे एक परफेक्शन की क्लास देखनी है, एक एडिटोरियल की क्लास देखनी है। इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी अगर 2 से ढाई महीने भी रेगुलरली आ गए तो। कोड आप लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो उसके सारे के सारे बैंकिंग एग्जाम्स आपके कवर हो जाएं, अभी SBI का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो मेक श्योर करो कि आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लो। कोड निमिषा ही लगेगा आपका मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, ये मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको 45% का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे आपको सारे बैंकिंग एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। ये टेलीग्राम चैनल्स है, इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको इस सेशन का PDF, सारी मैगजीन, सारी फाइल्स, सारी चेकलिस्ट, सब कुछ मिल जाता है इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पे। इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लो। मज़ा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडेज सेशन एवरीवन? यस, चलिए सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।